नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भाजपा की नींद उड़ाने के लिए कांग्रेस का ऐलान। रामलला के दर्शन के बाद भारत जोड़ो यात्रा 2.0 का राहुल गांधी करेंगे आगाज। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ तीनों ही जगह भाजपा में मचा हड़कंप। कार्यकर्ता नाराज क्योंकि शिवराज वसुंधरा और रमन सिंह की टिकट काट सकती है बीजेपी। साथ ही तीसरी खबर में आपको बताएंगे कि मणिपुर में फिर बिगड़ते जा रहे हैं हालात, प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी दफ्तर को फूंका। चौथी खबर में जिक्र होगा कि मणिपुर वायलेंस के बाद मणिपुर एक्टर ने छोड़ दी भारतीय जनता पार्टी, बोले बहुत दिल दुखता है। और साथ ही खबर में आगे आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने सिविल जजों की भर्ती पीएससी से कराने की हरियाणा सरकार की याचिका को कर दिया है खारिज। कहा न्यायिक सेवा की जरूरतों को समझने के लिए हाई कोर्ट सबसे उपयुक्त। जी हाँ दोस्तों, बड़ी फटकार यहाँ पर हरियाणा सरकार को लगी है। क्या है पूरी खबर, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 में बदल रही है देश की सरकार और इंडिया की सरकार बनने जा रही है, तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। रामलला के दर्शन के बाद भारत जोड़ो यात्रा 2.0 का आगाज करेंगे राहुल गांधी। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें कि बीजेपी जहां एक तरफ राम मंदिर का ठेका लिए बैठी है, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी यहां पर बीजेपी की नींद उड़ाने जा रहे हैं। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा 2.0 का आगाज अयोध्या से रामलला के दर्शन के बाद कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कर्नाटक का जब चुनाव हुआ था, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हनुमान जी के नाम का इस्तेमाल भी कर लिया था, लेकिन हनुमान जी का आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी को मिल गया और कांग्रेस पार्टी की सरकार कर्नाटक में बन गई। और अब यहां पर इसी से जोड़कर देखा जा सकता है कि अयोध्या के राम मंदिर से दर्शन करने के बाद भारत जोड़ो यात्रा 2.0 की शुरुआत अयोध्या से कर देंगे राहुल गांधी। दोस्तों, भारत जोड़ो यात्रा 1.0 की बात करें, जो लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी तक गया था, तो दोस्तों ये जबरदस्त तरीके से सक्सेसफुल हुआ था और कर्नाटक में इसने कांग्रेस पार्टी की सरकार भी बना दी और लोगों को इसमें राहुल गांधी ने जागरूक किया। घर घर तक गए और लोगों को बताया कि नफरत के खिलाफ लड़ाई है, मोहब्बत की दुकान खोलनी है। और अब जब भारत जोड़ो यात्रा 2.0 का आगाज अयोध्या से होगा, तो उस वक्त देश में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत तेलंगाना और कई राज्यों में चुनाव हो रहे होंगे और इसमें अगर कांग्रेस पार्टी को फायदा मिला तो एक बार फिर से भारत जोड़ो यात्रा को ही इसका श्रेय जाएगा। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा अपने आप में एक सक्सेसफुल यात्रा रही और भारत जोड़ो यात्रा 2.0 भी कांग्रेस पार्टी को जबरदस्त जीत 2024 के चुनाव में दिलाएगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करके समर्थन जरूर दर्ज कराइएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दिग्गजों के विकल्प की तलाश, शिवराज वसुंधरा को सीएम फेस नहीं बनाएगी बीजेपी, रमन सिंह का कट सकता है टिकट। जी हां दोस्तों, बेहद बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त भाजपा के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त भूचाल मचा हुआ है और 3 राज्य जहां पर चुनाव होने हैं वहां पर जबरदस्त हड़कंप भाजपा में मचा हुआ है। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव का वक्त धीरे धीरे नजदीक आ रहा है। साल के अंत में तेलंगाना, मिजोरम के साथ साथ हिंदी पट्टी के 3 राज्य यानी कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में चुनाव होने हैं और इन 3 राज्यों के चुनाव में बीजेपी के 3 दिग्गजों के भविष्य पर सवाल या निशान लगे हुए हैं। मौजूदा सीएम शिवराज सिंह चौहान, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे और पूर्व सीएम रमन सिंह को लेकर सवाल उठ रहे हैं। वसुंधरा राजे 2 बार राजस्थान के सीएम रही हैं, वहीं रमन सिंह 3 बार छत्तीसगढ़ के सीएम रहे हैं और लिस्ट के तीसरे नाम यानी शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मौजूदा सीएम हैं और इससे पहले भी वो 3 बार सीएम की कुर्सी पर बैठ चुके हैं। लेकिन बीजेपी ने इस बार तीनों राज्यों में सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ने का फैसला किया है, मतलब उनकी तरफ से किसी को मुख्यमंत्री पद का चेहरा नहीं बनाया जाएगा। तो दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर जबरदस्त भूचाल राजनीति में आने वाला है और ये जो 3 बड़े दिग्गज चेहरे हैं, इनको अगर मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाया जाएगा तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद के चेहरे पे इन 3 राज्यों में चुनाव लड़ लेंगे? और अगर यही जो कर्नाटक में हुआ था वही इन 3 राज्यों में दोहराया जाएगा तो क्या कर्नाटक के नतीजे भी
भी इन तीनों राज्यों में दोहरा दिए जाएंगे और कांग्रेस की सरकार बन जाएगी। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मणिपुर में एक बार फिर हालात बिगड़ते जा रहे हैं। मेइती और कुकी समुदाय के बीच शुरू हुई हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है और एक तरफ पहाड़ी इलाकों में आफ्ता 6 महीने के लिए बढ़ा दी गई है, तो वहीं प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी दफ्तर तक में आग लगा दी। दरअसल गुरुवार को उग्र भीड़ ने थौबल जिले में बीजेपी मंडल कार्यालय को आग लगा दी। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे सुरक्षा बलों ने आग पर काबू पाया। हालांकि तब तक कार्यालय में रखा सामान जलकर खाक हो चुका था और इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। पुलिस ने आगे की जांच भी शुरू कर दी है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि मणिपुर एक तरीके से कहा जा सकता है कि भाजपा से संभल नहीं पा रहा है। ये पहली बार नहीं है जब जातीय तनाव के बीच बीजेपी दफ्तर पर हमला हुआ है। इससे पहले जून में थौबल जिले में 3 बीजेपी दफ्तरों में उपद्रवियों ने तोड़फोड़ की थी और इस दौरान भीड़ ने कार्यालय के गेट, खिड़कियां और पोस्टर में खड़ी एक कार के शीशे तोड़ दिए थे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बहुत दिल दुखता है कहकर मणिपुर एक्टर ने छोड़ दी भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी को लगा बड़ा झटका। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मणिपुर के फेमस एक्टर राजकुमार कैकू उर्फ सोमेंद्र ने बुधवार को 2 युवा छात्रों की हत्या पर गुस्सा जताते हुए भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया। 2 कुकी फिल्में सहित 400 से अधिक फिल्मों में अभिनय करने वाले कैकू ने अपना इस्तीफा बीजेपी नेतृत्व को सौंप दिया। वहीं पार्टी ने उनसे अपने फैसले पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है। उन्होंने पिछला लोकसभा चुनाव निर्दलीय के रूप में लड़ा था लेकिन जीत नहीं पाए थे। इसके बाद नवंबर 2021 में बीजेपी में शामिल हो गए और पार्टी छोड़ने के बाद उन्होंने पत्रकारों से कहा कि उनकी प्राथमिकता जनता पहले और पार्टी बाद में है और मैंने बीजेपी छोड़ने के लिए अपना मन बना लिया है। अभिनेता ने कहा कि यह देखना निराशाजनक है कि सरकार ने अभी तक अंतहीन सार्वजनिक अव्यवस्था को हल करने के लिए सक्रिय कदम नहीं उठाए हैं। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने सिविल जजों की भर्ती पीएससी से कराने की हरियाणा सरकार की याचिका को कर दिया खारिज। कहा न्यायिक सेवा की जरूरतों को समझने के लिए हाई कोर्ट है सबसे उपयुक्त। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने हाल में हरियाणा सरकार की ओर से दायर एक आवेदन को खारिज कर दिया जिसमें जूनियर सिविल जजों का चयन समिति जिसमें हाई कोर्ट के प्रतिनिधि शामिल होते हैं के बजाय राज्य लोक सेवा आयोग के जरिए कराने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय में कहा कि हाई कोर्ट न्यायिक सेवाओं की जरूरतों को समझने के लिए सबसे उपयुक्त है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। महिला आरक्षण भी पीएम मोदी का जुमला, ना आज देंगे, ना 2024 में देंगे और ना ही 2029 में देंगे। खड़गे ने बीजेपी को फिर से घेरा। जहां दोस्तों आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कृषक सह श्रमिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में फिर से कांग्रेस सरकार आ रही है। उन्होंने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि पीएम मोदी महिलाओं को आरक्षण ना आज देंगे, ना 2024 में देंगे और ना ही 2029 में देंगे। वो सालाना 2 करोड़ रोजगार, हर खाते में 15 लाख रुपए, किसानों की 2 गुनी आय जैसे जुमले पहले ही दे चुके हैं। जब ये सारी बातें जुमला हो सकती हैं तो महिला आरक्षण भी एक जुमला ही है। दोस्तों आपको बता दें कि खड़गे ने सीएम भूपेश बघेल की मौजूदगी में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत हितग्राही किसानों के खाते में पैसे ट्रांसफर किए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दानिश अली मामले में रमेश विधुड़ी की मुश्किलें बढ़ी, लोकसभा कमेटी करेगी जांच। यहाँ दोस्तों बहुजन समाज पार्टी के सांसद दानिश अली के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करने के संबंधी मामले की जांच अब लोकसभा की एक कमेटी करेगी। इससे भाजपा सांसद रमेश विधुड़ी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इस बारे में भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने एक ट्वीट कर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का आभार माना है। सोशल मीडिया की अपनी पोस्ट में उन्होंने कहा कि दानिश अली संबंधी केस की जांच लोकसभा सचिवालय की समिति को दी गई है। निशिकांत दुबे ने कहा कि यह केवल इसलिए संभव हुआ है कि लोकसभा में भाजपा का बहुमत है और इससे पहले सदन में कई बार ऐसे मामले सामने आए थे लेकिन तब इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि लोकसभा में 2006 में आरजेडी जेडीयू कांग्रेस का जूता और माइक से मारपीट, 2012 में सोनिया गांधी जी की मारपीट और 2014 में तेलंगाना बनने के समय फैटा फाइट व सांसद व घायल हो जाना, तब ना तो कमेटी बनी और ना ही सजा हुई। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कमलनाथ का बड़ा हमला, बोले बीजेपी में 4 तरह के लोग, चुनावी गणित में शून्य की ओर बढ़ रही है भाजपा। जी हां दोस्तों,
प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रमुख कमलनाथ ने गुरुवार को भाजपा पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि मध्य प्रदेश में 1/4 भाजपाई किनारे किए गए और 1/4 बेचारे व बेसहारे हैं, 1/4 नैतिक रूप से हारे हैं और 1/4 दिल्ली के मारे हैं। उन्होंने लिखा कि कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में भाजपा चुनावी गणित में शून्य की ओर बढ़ रही है और राजनीतिक रूप से शून्यता की ओर जा रही है। मध्य प्रदेश में भाजपा की दूसरी सूची आने के बाद कांग्रेस और भाजपा में जुबानी जंग तेज हो गई है। भाजपा ने अपनी दूसरी सूची में 3 केंद्रीय मंत्रियों समेत 7 सांसदों और राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को विधानसभा चुनाव में उतारा है। नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल और कैलाश विजयवर्गीय मुख्यमंत्री पद के दावेदार रहे हैं। सूची में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नाम नहीं होने पर कांग्रेस ने भाजपा को घेरा है और इसे जनता के आक्रोश के डर से सांसदों को चुनावी मैदान में उतारने की बात कह रही है। भाजपा भी कांग्रेस पर पलटवार कर रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी से हाथ मिलाना जेडीएस को पड़ रहा है भारी। 100 से अधिक नेताओं ने अभी तक दे दिया है इस्तीफा। जी हां दोस्तों, कर्नाटक में भाजपा के साथ गठबंधन करना एचडी देवेगौड़ा की पार्टी जनता दल सेक्युलर के लिए भारी साबित हो रहा है। अब तक सैकड़ों नेता और कार्यकर्ता पार्टी के साथ छोड़ चुके हैं और इनमें से अधिकांश अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं। बुधवार को मैसूर शहर के नरसिम्हा राजा विधानसभा क्षेत्र के अब्दुल खादर सहित 100 से अधिक पदाधिकारियों ने जेडीएस से इस्तीफा सौंप दिया। वहीं दोस्तों, जेडीएस के सिंबल पर विधानसभा चुनाव लड़ने वाले खादर ने कहा, भाजपा और आरएसएस पूरे देश में मुस्लिम समुदाय को निशाना बना रही है, नफरत की राजनीति कर रही है, वो मुस्लिम समुदाय को परेशान कर रहे हैं। भाजपा नेता खुले तौर पर कहते हैं कि वो नहीं चाहते कि मुस्लिम वोट दें। ऐसे में हम सभी इस बात से दुखी हैं कि जेडीएस कर्नाटक में बीजेपी के साथ गठबंधन में है। मुस्लिम नेताओं ने कहा कि उनके मन में जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के लिए सम्मान है, लेकिन भाजपा के लिए नहीं। इस्तीफा देने वाले जेडीएस अल्पसंख्यक नेताओं ने जेडीएस अध्यक्ष सीएम इब्राहिम से भी आग्रह किया कि वो तुरंत इस्तीफा दें। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। ब्रिजेश सिंह बोले, भाजपा जितना जल्दी पीछा छुड़ाएगी भला होगा, सब जनता के सामने है। जींद में बीजेपी जेजेपी गठबंधन पर हिसार सांसद का बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, हरियाणा के हिसार लोकसभा क्षेत्र के सांसद ब्रिजेश सिंह ने भाजपा जजपा गठबंधन को लेकर जींद में बड़ा बयान दिया और गुरुवार को कहा कि गठबंधन की सरकार जितनी चल गई उतनी बहुत है। अब जेजेपी से जितना जल्दी पीछा छूट जाए भाजपा का कुछ भला हो जाएगा, नहीं तो सब कुछ जनता के सामने है ही। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मध्य प्रदेश चुनाव 2023 में अखिलेश यादव ने जताई खुशी, बोले कांग्रेस का जातीय जनगणना को समर्थन देना बड़ा बदलाव। जी हां दोस्तों, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश में एक जनसभा में कहा कि सपा महिलाओं को 20% टिकट देगी। उन्होंने कांग्रेस के जातीय जनगणना के समर्थन करने की बड़ा बदलाव बताते हुए खुशी जाहिर की। साथ ही कहा कि सपा को मौका मिला तो मध्य प्रदेश में बहनों को प्रतिमाह 6,000 रुपये, गाँव में सोलर पैनल लगाकर गरीब आदिवासियों को फ्री बिजली और मुफ्त आवास देंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए को झटका, बीजेपी से हाथ नहीं मिलाएंगे अकाली दल, बताई इसकी बड़ी वजह। जी हां दोस्तों, ये बेहद बड़ी खबर आ रही है। एनडीए को बड़ा झटका लगा है और पंजाब में फिर से भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी और अकाली दल के बीच गठबंधन की अटकलों पर पूरी तरह से विराम लग गया है। अकाली दल ने साफ कर दिया है कि वो 2024 के चुनाव में बीजेपी से गठबंधन नहीं करेगा। अकाली दल की दो टूक से एनडीए को झटका लगा है। पार्टी के वरिष्ठ अकाली नेता नरेश गुजराल ने बुधवार को बताया कि एनडीए के पूर्व सदस्य शिरोमणि अकाली दल ने 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए भाजपा के साथ कोई गठबंधन नहीं करने का फैसला किया है। गुजराल ने कहा कि पार्टी की सांसद हरसिमरत कौर बादल के लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव और महिला आरक्षण विधेयक के दौरान पिछले 2 भाषण इस बात के संकेत थे कि अकाली दल भाजपा के साथ साझेदारी नहीं करेगा। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। खाचरियावास के बयान से राजस्थान में बढ़ी सियासी हलचल, बीजेपी को लेकर कर दिया बड़ा दावा। जी हां दोस्तों, राजस्थान में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। एक तरफ भाजपा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सालासर दौरे को लेकर निशाना साध रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भी पार्टी हाईकमान के बारे में बार बार राजस्थान दौरे पर सवाल उठा रही है। और इसी बीच अब राजस्थान सरकार में मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का भी एक बयान आ गया है, जिसमें राजस्थान की राजनीतिक गलियारे ने चर्चा शुरू कर दी है।
खाचरियावास ने कहा है कि भाजपा बहुत दबाव में है। राजस्थान में कांग्रेस को जो समर्थन मिल रहा है इसके लिए बार बार तमाम नेता राजस्थान आ रहे हैं। भाजपा ने कानून व्यवस्था और पेपर लीक का मुद्दा बनाया। भाजपा केवल कांग्रेस के मुद्दे पर ही मुद्दा बनाती है लेकिन अपनी उपलब्धियां नहीं गिना पाती। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। वसुंधरा राजे को किनारे करने में लगी है पार्टी। क्या चुनाव से पहले होगा नए दल का गठन? बीजेपी के सामने राजस्थान में बड़ी चुनौती। जी हां दोस्तों, राधे विरोधी खेमा का कहना है कि उन्हें पिछले 4.5 साल में पार्टी के लिए कुछ नहीं करते देखा गया, जबकि उनके करीबी लोगों का कहना है कि जन कार्यक्रमों में वो शामिल नहीं होने का उन पर आरोप लग रहा है। उनमें उन्हें कभी आमंत्रित ही नहीं किया गया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अमेठी में कांग्रेस नेता और पूर्व एमएलसी दीपक सिंह पर एफआईआर। स्मृति ईरानी को बताया था पाकिस्तानी। जी हां दोस्तों, केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री व अमेठी से भाजपा की सांसद स्मृति ईरानी को पाकिस्तानी बताने के मामले में कांग्रेस नेता और पूर्व एमएलसी दीपक सिंह पर एफआईआर दर्ज हो गई है। दोस्तों आपको बता दें कि दीपक सिंह ने यहां पर ट्वीट किया था कि जब हमारे देश के सबसे बड़े राज्य की सरकार मेरी आवाज नहीं दबा पाई तो किसी पाकिस्तानी और ईरानी की क्या औकात है, जिसके बाद अब उन पर एफआईआर हो गई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। लालू ने एक अणे मार्ग पर की नीतीश से मुलाकात। 30 मिनट तक की बातचीत और इससे पहले राबड़ी हाउस में हुई थी मीटिंग। जी हां दोस्तों, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने एक अणे मार्ग यानी सीएम आवास पहुंचे, जहां दोनों के बीच करीब 30 मिनट तक खास बातचीत हुई। बता दें कि इससे पहले अक्सर सीएम नीतीश कुमार लालू यादव से मिलने राबड़ी देवी के आवास जाते रहे हैं। इस पर लालू यादव खुद सीएम आवास पहुंचे हैं और इससे कयास लगाए जा रहे हैं कि बिहार की राजनीति में कुछ बड़ा हो सकता है। इससे पहले बीते रविवार यानी 24 सितंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिना पूर्व सूचना के लालू यादव से मिलने राबड़ी देवी के आवास पर पहुंच गए और उनकी इस सक्रियता ने INDIA गठबंधन को और सियासी गलियारे में सीट शेयरिंग को लेकर हलचल तेज कर दी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बरेली लोकसभा सीट पर पीलीभीत के विधायक की निगाह। वरुण गांधी का कटेगा टिकट। जितिन प्रसाद हेमराज वर्मा रेस में। जी हां दोस्तों, यूपी की बरेली लोकसभा सीट का टिकट भारतीय जनता पार्टी ने लगभग फाइनल कर दिया है और यहां से एक बार फिर पूर्व केंद्रीय मंत्री व वर्तमान सांसद संतोष कुमार गंगवार चुनाव लड़ेंगे। वहीं पड़ोसी जनपद पीलीभीत के एक भाजपा विधायक की बरेली लोकसभा के टिकट पर निगाह है। हालांकि उन्होंने पहले पीलीभीत लोकसभा से टिकट का दावा ठोका था, क्योंकि पीलीभीत के भाजपा सांसद वरुण गांधी कुछ दिनों से केंद्र से लेकर यूपी सरकार पर हमलावर हैं, जिसके चलते उनके भाजपा से चुनाव लड़ने की उम्मीद काफी कम बताई जा रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। लोकसभा चुनाव लड़ेंगे नवजोत सिंह सिद्धू। शिमला में प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी से की मुलाकात। यहाँ दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस की सीनियर लीडर सोनिया गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी इन दिनों शिमला के दौरे पर हैं और इस बीच पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने उनसे मुलाकात की है। शिमला के छारबड़ा में प्रियंका गांधी के घर में सिद्धू उनसे और उनकी माताजी से मिलते हैं और इस दौरान सिद्धू और सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के बीच पंजाब की मौजूदा सियासत को लेकर चर्चा हुई। दरअसल आपको बता दें कि यहाँ पर सिद्धू काफ़ी वक्त से सार्वजनिक तौर पर ना के बराबर दिखाई दे रहे थे। वो पत्नी के साथ थे और लगातार बनारस, पालमपुर, गोल्डन टेम्पल सहित कई जगहों पर गए, लेकिन अब सिद्धू फिर से एक्टिव हो गए हैं और चुनाव भी लोकसभा का लड़ सकते हैं। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। विधानसभा चुनाव में 119 में से 110 बीजेपी उम्मीदवारों की जमानत हो जाएगी जब्त। केटी रामाराव ने दिया ऐसा बयान। जी हां दोस्तों, केटी रामाराव ने कहा कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जमानत जब्त हो जाएगी और इस बार भगवा पार्टी कुल 119 सीटों में से 110 पर अपनी जमानत भी नहीं बचा पाएगी। अभी बीजेपी यहां खुद को खड़ा करने में लगी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि सुरजेवाला का बड़ा बयान। बोले 4 लाख करोड़ के कर्ज में सरकार, शिवराज समेत पूरी कैबिनेट की मध्य प्रदेश में हो जाएगी हार। जी हां दोस्तों, क्या पूरे कैबिनेट के साथ भाजपा मध्य प्रदेश में हारने जा रही है? भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सरकार ने 18 सालों में मध्य प्रदेश को 4 लाख करोड़ के कर्ज में डुबो दिया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार में मध्य प्रदेश के 4 सबसे गरीब राज्यों में शामिल है और वैश्विक गरीबी सूचकांक में मध्य प्रदेश सबसे गरीब है। दोस्तों आपको बता दें कि संसदीय कृषि समिति की रिपोर्ट ने माना है कि साल 2015-16 के मुकाबले यहाँ किसानों की आय कम हुई है और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार दलित आदिवासियों पर अत्याचार के मामले मध्य प्रदेश में नंबर 1 पर हैं और यह आरोप अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव एवं मध्य
प्रदेश प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले के इटारसी में पत्रकार वार्ता में लगाए। तो दोस्तों यहाँ पर एक के बाद एक बड़े आरोप लगाए हैं सुरजेवाला ने और इसी के साथ दावा कर दिया है कि भाजपा मध्य प्रदेश में पूरे कैबिनेट के साथ चुनाव हार जाएगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पीएम मोदी का दौरा खत्म, राजनीति शुरू, वाइब्रेंट गुजरात फ्लॉप करने के आरोप पर कांग्रेस का पलटवार, गोहिल ने दिया ये चैलेंज। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर गुजरात से बड़ी खबर आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी का 2 दिन का गुजरात दौरा खत्म होने के बाद अब राजनीति यहाँ पर गर्म हो गई है। गुजरात कांग्रेस चीफ शक्ति सिंह गोहिल ने पीएम मोदी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया और पीएम मोदी ने वाइब्रेंट गुजरात समिट के 20 साल पूरे होने पर अहमदाबाद की साइंस सिटी में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया था, जिसके बाद इन पर झूठ बोलने का आरोप कांग्रेस पार्टी द्वारा लगाया गया है। दोस्तों, गुजरात कांग्रेस चीफ शक्ति सिंह गोहिल ने पीएम मोदी पर सिर्फ राजनीति करने का आरोप लगाया और कहा कि वो चैलेंज करते हैं कि केंद्र सरकार खुलासा करे कि किसे धमकाया गया, अगर हमने ऐसा किया है तो कार्रवाई की जाए। गोहिल ने पीएम मोदी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया और साथ ही साथ वाइब्रेंट गुजरात समिट को लेकर गोहिल ने कहा कि ये भय मुक्त भ्रष्टाचार का मंच है, अगर सरकार में ताकत है तो सरकार श्वेत पत्र जारी करे। तो दोस्तों, ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।